सर विजय शिव। यस। नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी जो लोग हमारे ऑडियंस यूट्यूब पे जो देख रहे हैं, उनका साथ ही जो वेबएक्स पर हमारे प्यारे प्यारे दर्शक जुड़े हैं, उन सभी का बड़ी खूबसूरत साथ में स्वागत करता हूँ। आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा। दोस्तों, ना कोई राह आसान चाहिए, ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए। एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से, एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से। आप सभी के चेहरे पर, अपनों के चेहरे पर हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए, हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए। इस मुस्कान भरी वेलकम के साथ, मुस्कान भरी स्वागत लाइन के साथ में दोस्तों, निश्चित ही आप सभी के चेहरे पर, हमारे कीनोट स्पीकर के चेहरों पर भी मुस्कुराहट आ रही। निश्चित ही ये जो सेशन है, ये लेक्चर है, बहुत जोरदार रहेगा। इसकी आवाज आगे तक जाएगी ऐसी उम्मीद करता हूँ। इस खूबसूरत लाइन के साथ में, स्वागत के साथ में दोस्तों, आपको बता, आज विशेष हमारा एक सब्जेक्ट है और महासेवा, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन, हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी के साथ में, और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड दोस्तों, दोनों के तत्वाधान में एक विशेष वेबिनार है। ये टॉपिक है रिवाइवल ऑफ स्टॉल प्रोजेक्ट थ्रू महारेरा एंड चैलेंजेस। दोस्तों, जो स्टॉल महारेरा रेरा जो बनाया आज से 5-6 साल हो गया है, लेकिन जो स्टॉल प्रोजेक्ट है सालों से जो ठप है, अटके पड़े हुए हैं, जहाँ बायर्स के पैसे पड़ जाते हैं सालों 10 सालों तक, वो बेचारे चप्पल जूते कोर्ट कचहरी सब में। लेकिन जो रेरा का कंज्यूमर के लिए और डेवलपर के लिए भी कहीं जो अच्छी सिचुएशन में है, अच्छा काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए रेरा जैसा सख्त कानून है। और हम जानेंगे आज की स्टॉल प्रोजेक्ट जो ठप प्रोजेक्ट पड़े, वो महारेरा के थ्रू किस तरह से संजीवनी पा सकते हैं और क्या क्या चुनौतियां होती है, क्या क्या दिक्कतें हैं। तो इन सभी विषय पर हमारे कीनोट जो स्पीकर है, उनका मैं तारुफ करा दूं दोस्तों। हमारे कीनोट स्पीकर सीए रमेश प्रभु जी अभी थोड़ी देर बाद जुड़े। अभी उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा, गले में उनका थ्रोट में इन्फेक्शन है, तो हाउसिंग गुरु जुड़े। उसके पहले मैं आप उनके साथ साथ एडवोकेट सुलेमान भीमानी साहब, आप सभी तारीफ के मोहताज नहीं है, सुलेमान भीमानी साहब से रूबरू हैं। आरटीआई एक्टिव से बड़े बड़े काफी सारे ऐसे सोशल मुद्दे उठाए हैं जो महाराष्ट्र मुंबई नहीं देश तक पहुंचे हैं, दिल्ली तक इन्होंने डंका बजाया, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे मुद्दे उठाए हैं। और एडवोकेट अनिल डिसोजा साहब जो सेक्रेटरी हैं, सचिव है बार महारेरा बार एसोसिएशन के, तो उनका भी स्वागत करता हूँ। और एक युवा हमारे बीच में मौजूद हैं जो विनोद संपत साहब के सुपुत्र हैं, साथ ही अपने काम और अपनी काम की काबिलियत के साथ में सुप्रीम कोर्ट हो, ये मुंबई हाई कोर्ट हो या महारेरा का कोर्ट हो, सभी जगह अपना नाम डंका बजा रहे हैं, एडवोकेट मिथिल विनोद संपत साहब। मैं स्वागत करता हूँ तीनों हमारे जो कीनोट स्पीकर हैं उनका। और दोस्तों, आगे बढ़ते हुए इस विषय में यही कहूंगा, आपके तमाम स्टॉल प्रोजेक्ट रेरा से जुड़े जो सवाल है चैट बॉक्स में लिखें, और यूट्यूब पे जो हम तमाम लोग देख रहे हैं, आप चैट बॉक्स में लिखें। मैं जरूर हमारे जो कीनोट स्पीकर हैं, आनी साहब है, अनिल डिसोजा साहब जो महारेरा के अनुभवी हैं और नजदीक से इन्होंने देखा है महारेरा की जो गतिविधियां एक्टिविटीज हैं, तो तमाम विषय पर हम तमाम आपके जो सवाल हैं, आप इस फ्री वेबिनार में जुड़े हैं। और रमेश प्रभु जी हाउसिंग गुरु का और हमारा मकसद यही है कि लोग अवेयर हों, एजुकेट हों इस कोरोना काल में। तो मैं सबसे पहले इस विषय के साथ साथ हमारे जो कीनोट स्पीकर है, तीनों कीनोट स्पीकर का, प्रभु साहब का, आप तीनों का, अनिल डिसोजा साहब, एडवोकेट भीमानी साहब और एडवोकेट मिथिल साहब, आप तीनों का बड़ी खूबसूरत लाइन के साथ में स्वागत करता हूँ। भीमानी साहब का बहुत सारा सफर गुजर रहा है, गुजर चुका है। अनिल साहब का भी वक्त बहुत सारा सफर गुजरा है और शानदार गुजरे। मिथिल साहब की बिगनिंग है और शानदार बिगनिंग, आगे भी अच्छे जाएंगे। तो इस खूबसूरत लाइन के साथ में आप सभी का स्वागत है। ना थके कभी पैर, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में। दोस्तों, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए सफर जारी है, इसलिए सफर जारी है। दोस्तों, ये तमाम जो युवा साथी हमारे साथ में कीनोट स्पीकर के रूप में मौजूद है, इनका सफर और इनके परिवर्तन का जिंदगी में, समाज में, सोसाइटी में, लोगों की जिंदगी में एक परिवर्तन का जज्बा रखते हैं। आज आपके समक्ष इसीलिए मौजूद है। और मैं इन सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले मैं रूबरू करवाऊंगा आपको अनिल डिसोजा साहब का, कि वो महारेरा से नजदीक के हैं और महारेरा बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं।
तो इस नाते मैं चाहूंगा कि शुरुआत करें। और अनिल जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो रेगुलेटर से क्या कामकाज है, किस तरह से आप संक्षिप्त में वो बताइए कि जो रेगुलेटर की क्या भूमिका है। रेरा तो जो आम आदमी को समझे, जो लाइव देख रहे हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, उनको समझाने जाएंगे तो किस तरह से समझाएंगे। साथ ही जो स्टॉल प्रोजेक्ट हैं उसको कैसे रिवाइवल किया जा सकता है, महारेरा कर रहा है, और क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। गौतम चटर्जी साहब से जब मैं उनसे भी मुलाकात किया था तो बड़े पॉजिटिव थे। अभी हमारे तेज तर्रार और पूर्व एमसी म्युनिसिपल कमिश्नर अजय मेहता साहब आए, तो इनका भी एक अपना काम करने का तरीका है। तो आप नजदीक से देखते हैं, आप बताइए इस विषय पर कि रेगुलेटर किस तरह से काम करता है, साथ ही रिवाइवल प्रोजेक्ट पर किस तरह से महारेरा काम कर रहा है और क्या क्या चुनौतियां। जी प्लीज वेलकम अनिल डिसोजा। ठीक है सुनील जी, थैंक यू फॉर द वेरी काइंड वर्ड्स। आपने शुरुआत तो बहुत अच्छे से की। आपने कहा कि सबके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए और इसके साथ सबको रोटी कपड़ा और मकान भी मिलना चाहिए। सो आई थिंक दीज आर द थ्री बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। और ये मुस्कान तभी पॉसिबल है जब हमारे पास ये रोटी कपड़ा हो, और इम्पोर्टेंटली रोटी खाने के लिए एक जगह और कपड़ा रखने के लिए एक कबर्ड, और ये दो पॉसिबल है ओनली वी हैव अ गुड मकान। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक पैरामीटर ऑफ लाइफ। और इससे तो ऊपर देर इज नो अदर थिंग विच ऑल्सो ड्राइव्स द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो जब मैं इकोनॉमी की बात करूंगा, देर आर थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स विच कैन ड्राइव दिस सेक्टर। वन इज ऑफकोर्स द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। तो आपको पता ही है और आपने इतनी खूबी से बताया है कि रेरा इज सो इम्पोर्टेंट। तो गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेरा इम्प्लीमेंट किया एंड दैट स्टार्टेड ऑफ इन ऑल द स्टेट्स, Maharashtra being number one, or Mumbai Maharera was really very, very far ahead of all the other states. So this is one of the steps. The second thing is, of course, आपने देखा at the state government level also stamp duty का reduction हुआ था to give an impetus to this sector कि काफी लोग आगे आए and they either go in for housing or investment, and this was the boost the state government tried in this sector. And दूसरा component importantly is the judicial intervention. So through Maharera, there has been a lot of intervention, judicial intervention in projects, trying to understand कि project में क्या हो रहा है और क्या कर सकते हैं। और आपने बताया भी, गौतम चटर्जी सर was quite enthusiastic about how to revive projects. तो आपको पता ही होगा कि रेरा एक्ट में there is section 7 and section 8 where if the developers are not able to complete the project, the act also supports flat purchasers to come forward and take responsibility of the individual projects. और इसके साथ the third important component of this sector is of course the investment. Investment comes in two parts. One is of course private equity investment or investment through various other institutions. And the second investment is where the public, that is people like you and me, invest in these projects. So if all these three components, ये तीनों जो हिस्से हैं, if they work properly and strongly and in symbiosis with each other, then this sector definitely will be able to take steps, leaps and bounds ahead. तो अभी आपका question is very much pointed and very technical कि revival of stalled projects में how can all these three stakeholders help or how we can move ahead. आपको पता ही होगा कि last year the central government came up with the Swami scheme where they were investing in many of these stalled projects. So this is a very, very important and key factor for revival. If you use the word revival of the project, then government intervention is very, very important. और उसके साथ होना चाहिए public support. कि पब्लिक ने भी you have to come forward, you have to support the government and you have to support the developers and promoters in some way where there is a proper accountability, there is a proper supervision of where the funds are being diverted, and of course there has to be a technical intervention कि प्रोजेक्ट बराबर अपना स्टेजेस या फेजेस में जा रहा है कि नहीं. So we have many examples where this is working out. One of them, of course, is the CCI Rivali project, which is in Borivali East, where this is working out very well. So I would invite everybody who is deeply interested in this to study this model more closely. And this is the way we can take it ahead, Sunil ji. So these are my few inputs for giving a positive head start to this discussion. यस सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा ही अच्छे तरीके से प्रकाश डाला, वो तमाम विषय को बताया। आप
जो दूसरे हमारे मजबूत और तीनों स्पीकर हैं उनको इनवाइट करता हूं मैं। सुलेमान हिमानी, एडवोकेट सुलेमान हिमानी साहब, प्लीज वेलकम। सर, क्या कहेंगे, ये जो आज का हमारा टॉपिक है, रिवाइवल ऑफ स्टॉल प्रोजेक्ट थ्रू महारेरा, एंड जो चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं, जो सबसे बड़ी चुनौतियां तो गवर्नमेंट को होनी चाहिए, क्योंकि सबसे यदि स्टॉल प्रोजेक्ट बाहर आते हैं तो एक पॉजिटिव यूएसपी भी होता है, साथ में रेवेन्यू जनरेट होता है और विन विन सिचुएशन होती है। एक बायर्स है जो सालों से अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करता है, और जो डेवलपर्स है उसका पैसा फंसा हुआ कहाँ क्या लगा, तो वो सब चीजें किस तरह से इस नजर से आप देखते हैं। सुलेमान भीमानी साहब, प्लीज वेलकम। एडवोकेट सुलेमान भीमानी साहब। Yes, yeah. Thank you very much for your Yes. kind invitation. Am I audible? यस सर, यस, गो Okay. अहेड सर। यस। देखो ये मैंने भी एक स्टॉल प्रोजेक्ट को रिवाइव किया था विद द हेल्प ऑफ द कोर्ट, हाई कोर्ट, गोरेगांव पर्ल सोसाइटी, वेर पहले तो हमने 5 करोड़ रुपया जो पेंडिंग रेंट थे बिल्डर का वो लिया, एंड देन वी टर्मिनेटेड द बिल्डर्स एग्रीमेंट, एंड जो भी काम बचा हुआ था वो काम पूरा किया। लेकिन उसमें जितने भी एक्सिस्टिंग मेंबर्स थे उन्होंने 8-8 लाख रुपया निकाले, 5 करोड़ बिल्डर से लेने के बाद भी पर्सनली अपने 8-8 करोड़ रुपया निकाले और वो प्रोजेक्ट को पूरा किया, और उसमें 2 फ्लैट अनसोल्ड थे। लेकिन ये जब हो पाया जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक पॉजिटिव अप्रोच लिया। लेकिन रेरा के अंदर ये जो चैलेंजेस है, राइट, अभी सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि अगर मैं आई एम ए होम बायर और मैं एओए फॉर्म करता हूं, एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज, तो सबसे पहले मुझे आर्किटेक्ट अपॉइंट करना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल इंजीनियर और पीएमसी। वो प्रिपेयर करेगा एस्टिमेट ऑफ द बैलेंस वर्क टू बी कंप्लीटेड। वो पता करेगा कि प्रीमियम जो मुझे देना है अथॉरिटीज को वो कितना है, और लिस्ट ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्रीज। ये सब होने के बाद में देन देयर इज अ स्कोप। एक तो मैं लाइन लेता हूं रमेश प्रभु की जी की, कि देयर आर कॉन्ट्रैक्टर्स हु कैन टेक द सिस्टम, कि भाई उनको हम अनसोल्ड फ्लैट्स में से दे देवे, भाई ये आप ले लो और ये हमारा बिल्डिंग कंप्लीट करके दे दो, एंड देन द कॉन्ट्रैक्टर सेल्स ऑफ। ये सब हमें करना पड़ेगा। और कितना पैसा एलओटी को कंट्रीब्यूट करने का अगर प्रोजेक्ट पूरा करने का है, क्योंकि आज की तारीख में जब से नोटबंदी आई है, उसके बाद जीएसटी आया है और रेरा आया है, तो बिल्डर की कमर टूट गई है। देयर आर हार्डली 4 to 5 बिल्डर्स हु आर कैश रिच एंड हु कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट्स। थोड़ा 4-6 महीना 8 महीना डिले हो जाएगा, आई डोंट वांट टू प्रोपोगेट दैट बिल्डर्स, नहीं तो लोग गलत समझेंगे, बट बाकी के बिल्डर्स लोग की हालत बड़ी खस्ता है। अभी चैलेंजेस इसमें क्या आएगी, जो रेरा को अभी उसके अंदर डीप में जाके, जैसे रमेश प्रभु को इन्वॉल्व करे, मैं काफी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हूं, तो टेक्निकलिटी मुझे मालूम है, मेरे घर में आर्किटेक्ट है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, सो आई नो हाउ इट हैज टू बी प्रोग्रेस्ड, उसको हम किस तरह से करें। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आएगा कि वो प्रोजेक्ट है वो बिल्डर ने मॉर्गेज कर दिया है। अभी एक बिल्डर है मेरे पास आया हुआ है, उसने 9 करोड़ रुपया लोन लिया है, 18 करोड़ का लोन सैंक्शन हो गया है, लेकिन 9 करोड़ देने के बाद में बैंक ने उसको 9 करोड़ देने का रिफ्यूज कर दिया, और पूरा प्रोजेक्ट के ऊपर वो लोन है। अभी एसोसिएशन ऑफ एलओटीज अगर आते हैं और वो प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हैं, तो वो 9 करोड़ रुपया कौन पे करेगा? इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन विच रेरा हैज टू एड्रेस, कि अगर एसोसिएशन ऑफ एलओटी दे कम फॉरवर्ड, मैं काफी 3-4 प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं जहां मैं एसोसिएशन ऑफ एलओटी फॉर्म करके वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो प्रोजेक्ट अगर ऑलरेडी मॉर्गेज है और उसके ऊपर चार्ज है और बैंक ने ऑलरेडी उसके ऊपर ये लगा दिया है अपना अटैचमेंट ऑर्डर, तो वो प्रोजेक्ट किस तरह से कंप्लीट होगा, उसका कोई गाइडलाइन नहीं है। फिर जो क्लियर डायरेक्शन मिलना चाहिए रेरा के तरफ से और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तरफ से, कि इस टाइप की सिचुएशन आती है जहां पे मिजरेबली
जो फंड्स कलेक्टेड फ्रॉम द होम बायर्स एंड फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चाहे वो बैंक हो या प्राइवेट फाइनेंस हो, वो पैसा बिल्डर ने कहाँ डाला, वो तो छटकने के लिए तैयार हो, बोले ठीक है आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करो और मेरा भी जो 9-10 करोड़ का डेप है या 50 करोड़ का डेप है वो भी आप ले लो, वो भी आप कंप्लीट करो। तो होम बायर वो पैसा कहां से लेके आएगा? सो व्हाट इज द रेमेडी फॉर दैट? उसके लिए कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है रेरा के तरफ से। ओके, और दूसरा जो है कि बिल्डर का अपना एक आर्किटेक्ट होता है, वो बीएमसी में अपनी साइन करता है, वो इज अपॉइंटेड। जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आता है कि जब मैं वो आर्किटेक्ट के पास गया कि यू गिव मी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बिकॉज वी वांट टू अपॉइंट अ न्यू आर्किटेक्ट, ही स्ट्रेट अवे रिफ्यूज कि मेरे बिल्डर के पास से 2 करोड़ रुपया पहले वो लेके आओ तो मैं नो ऑब्जेक्शन दूंगा। तो इस सब चैलेंजेस को एसोसिएशन ऑफ एलओटी किस तरह से फेस करेगा? देयर इज नो क्लियर डायरेक्शन फ्रॉम द रेरा। तो ये आपके जो आपने ये आज जो कार्यक्रम रखा है, तो इससे मैं चीफ मिनिस्टर उद्धव जी ठाकरे और रेरा के चेयरमैन अजय मेहता, उसको मैं ये एड्रेस करना चाहता हूं कि यू हैव टू कम आउट विथ सम क्लियर डायरेक्शन एंड द पॉलिसीज इफ द यू वांट टू रिवाइव द प्रोजेक्ट एंड द होम बायर हैज टू टेक गेट हिज होम, हार्ड अर्न मनी जो उसने दिया है अपना सबका। अगर मैं आपको बोलूं कि बचपन में मैंने और मेरी डॉटर ने जो पहली ड्राइंग जो बनाया था वो हाउस बनाया था। आप अगर रिकलेक्ट करोगे तो सबके दिमाग में ये रहता है कि मैं बड़ा होगा तो मेरा एक अच्छा घर होना चाहिए, और वो हमारा सपना, हमारा जो हार्ड एंड मनी है वो हम बिल्डर को देता है। आज आप देखो जितने भी बिल्डर स्ट्रेस्ड है लेकिन उनकी लाइफस्टाइल में कोई कमी नहीं आई। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, उनको कहीं भी फाइनेंशियल क्रंच नहीं आता है। लेकिन हम जैसे आम आदमी जो कॉमन मैन है उसको बड़ी तकलीफ होती है। हमने हमारी पूंजी दे दी उसकी लाइफ टाइम की, और हमारे पैसे से बिल्डर ऐश कर रहा है। तो इसके लिए मैं ये चाहता हूं कि देयर हैज टू बी सम क्लियर गाइडलाइंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड रेरा अथॉरिटीज दैट यू, अगर मुझे आर्किटेक्ट एनओसी नहीं देता है तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? सेक्शन 8 को लेके मैं करूंगा क्या? एसोसिएशन ऑफ एलओटी लेके मैं बना के करूंगा क्या? और अगर बिल्डर का 9-10 करोड़ रुपए से लेके 50 करोड़ तक अगर वो प्रोजेक्ट के अंदर स्टॉल्ड है तो उसकी पेमेंट कौन करेगा? होम बायर करेगा। तो ये सब जो चैलेंजेस है उसके लिए देयर हैज टू बी सम क्लियर कट गाइडलाइंस फ्रॉम द रेरा एंड फ्रॉम द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, अदरवाइज दिस इज जस्ट हेल्पिंग द बिल्डर। अभी एक मैं रिसेंटली एक आपको एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूं रेरा का ही। 2019 में रिफंड का ऑर्डर हो चुका, 2019 में कलेक्टर का ऑर्डर हो चुका, उसका अटैचमेंट हो चुका, वो अपील में गया, अपील में पैसा नहीं भरा, अपील भी डिसमिस हो गया, और 2 दिन पहले वो मैटर हियरिंग पे आता है विदाउट गिविंग अस एनी नोटिस एंड ऑर्डर हैज बीन पास्ड एक्स पार्टी। इस तरह से अगर रेरा फंक्शन करेगा तो जो कॉमन आदमी जो होप्स लगा के बैठा है कि रेरा इज एन अफोर्डेबल एंड क्विक जस्टिस, वो जो रेरा का जो मेन ये है क्या बोलते हैं एस्पेक्ट है, दैट इज गोइंग फॉर द एस्ट्रे। बाद में पता चल रहा है ऑर्डर, और वो ऑर्डर कैंसिल हो गया। 50% उसने अपील में नहीं भरा, अपील का कलेक्टर ने प्रॉपर्टी अटैच कर दिया। अगेन दैट मैटर इज रीहर्ड इन रेरा एंड द ऑर्डर हैज बीन पास्ड एक्स पार्टी। सो काम करेगा तो I am sorry to say that it is not serving the purpose of bringing this act. So we have to think like-minded people come together and press this to the Maharashtra government, Chief Minister Uddhav Ji Thackeray and Ajay Mehta, Chairman of the RERA, to take action against this because it is grossly misused. दूसरा एक मेरा पास मैटर है 2019 से 5 बार वो मैटर लगा and every time it was kept closed for order. Then again you get an email that there is a hearing schedule. तो ये तो मजाक हो रहा है आम आदमी के साथ में रेरा के अंदर। आई एम सॉरी आई एम लिटिल हार्श बट दीज आर द फैक्ट्स ऑफ द एंड द रियलिटी ऑफ द रेरा फंक्शनिंग। ओवर टू यू मिस्टर सुनील शर्मा। थैंक यू वेरी मच सर। आप जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, उसकी
उसका अंदर का दर्द बयां कर रहा है। ये कहीं न कहीं जो स्टॉल प्रोजेक्ट हो जाता है और वहां पर रास्ता नहीं निकलता है उस फ्लैट बायर्स का, जो सपनों से अपनी जमा पूंजी इकट्ठी कर करके वो घर खरीदता है और उसे पता लगता है कि 3-4 साल बाद की 5 साल बाद कि अपना घर भी गया, अपना पैसा जो दिया था हमने वो भी चला गया। और कभी-कभी जैसे आपने बताया सिचुएशन की वायबल होगा प्रोजेक्ट की कैसे रिवाइवल हो, वायबल नहीं होगा, लाइबिलिटीज है, तो ये जो सिचुएशन है इस पे आप हम हमारी जो टीम है हम रेगुलर इस पे हमारी ये उम्मीद है कि हम रेगुलर वेबिनार्स करेंगे महीने में 2 बार और बार-बार हम नॉक करेंगे सरकार को, जैसे आपने कहा उद्धव ठाकरे साहब को, और सेंटर में भी बोलेंगे इसमें कि ये चीज पर जरूर कुछ निकाल कुछ रास्ता निकाले कि जहां पर लाइबिलिटीज है वहां पे कुछ सब्सिडीज, कुछ गवर्नमेंट की स्कीम की बायर्स भी जिंदा रह सके और वो प्रोजेक्ट बाहर आए, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी दे सके। तो ऐसे कंज्यूमर को, उपभोक्ता को बचाने के जो भी प्रयास होंगे, बिल्कुल इस विषय में हम आगे रमेश प्रभु जी से डिस्कस करके आगे कैसे इस पे करना है। लेकिन हमारा ये सिलसिला है सुलेमान धीमानी जी, अनिल जी और संपत जी की ये रेगुलर चलेगा आप लोगों की हमारी टीम लेकर कि रेरा के जो विषय है हम उठाते रहे और हम दरवाजा बार-बार दस्तक देते रहेंगे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे साहब को, हाउसिंग मिनिस्टर साहब को और तमाम इस विषय से रिलेटेड जो सेंटर में बैठे उन लोगों को भी, ताकि हमारी सुनवाई हो और कंज्यूमर को उनका हक मिले। अब आगे बढ़ते हुए मैं आज इसी विषय पर मैं चाहूंगा हमारे जो युवा आवाज है एडवोकेट मिथिल संपत साहब, मिथिल जी प्लीज वेलकम। नमस्कार। मैं चाहूंगा मिथिल जी ये जो आपने दोनों हमारे जो स्पीकर थे उनकी आवाज सुनी, आज आपको भी काफी अनुभव है, आप इतनी सी एज में सुप्रीम कोर्ट हो, कंज्यूमर का काफी सारे आप केसेस कर रहे हैं, प्लस महारेरा के काफी हैंडल करते हैं केसेस, तो आपका इस पे क्या कहना है? रिवाइवल ऑफ स्टॉल प्रोजेक्ट थ्रू महारेरा और जो चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, उस पर किस तरह से प्रकाश डालेंगे? मिथिल जी प्लीज वेलकम मिथिल संपत साहब। नमस्कार सर, फर्स्ट ऑफ ऑल माय हार्टी थैंक्स मुझे आमंत्रित करने के लिए, मेरा धन्यवाद आपको एकदम हार्टी। मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। रेरा अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट जस्ट हाउसिंग सेक्टर बट कंस्ट्रक्शन सेक्टर के प्रोटेक्टर है। ये फील्ड की जिम्मेदारी इनके हाथों में सौंप दी गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे को स्पीकर्स हैं उन्होंने बात की है सेल्फ एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, रिवाइव करना चाहते हैं। मैं दूसरे एंगल से बात करता हूँ कि देयर इज एन न्यू इनकमिंग प्रमोटर, सो फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट आर द चैलेंजेस। जो नया इनकमिंग प्रमोटर आता है और रिवाइवल ऑफ द स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स, उनको क्या डिफिकल्टीज आती है और उन डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए क्या सजेशंस है, मैं वो इनकमिंग प्रमोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कराता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकमिंग प्रमोटर को चुनौतियां क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। ये इनकमिंग प्रमोटर ज्यादा पैसे नहीं मांग सकते, क्यों? क्योंकि रेरा का कायदा कहता है कि जो अग्रीड है इनकमिंग प्रमोटर को वही कॉन्ट्रैक्ट अपनाना है, ज्यादा पैसा नहीं मांग सकते। जो टर्म्स एंड कंडीशंस है पहले वाले प्रमोटर की, उसमें बदलाव नहीं ला सकते बिना कंसेंट के, सब अलॉटीज के कंसेंट के। डेट ऑफ कंप्लीशन एंड डेट ऑफ पोजेशन इसे बदल नहीं सकते। जो पहले वाले प्रमोटर के ऊपर पेनल्टीज, पेंडिंग पेनल्टीज हो स्पेशली रेरा की, वो भी नए वाले प्रमोटर को भरनी पड़ती है। परमिशंस तो डिले होते रहते हैं एंड बायर्स जब चाहे प्रोजेक्ट एग्जिट कर सकते। ये इनकी मेन डिफिकल्टीज है और इन पर मेरे सजेशंस क्या है वो मैं आपको कहता हूं। नंबर 1, प्रोजेक्ट स्टॉल क्यों हुआ, प्रोजेक्ट फाइनेंशियली अनवायबल क्यों हुआ, उन रीजंस को एनालाइज करना चाहिए। कभी परमिशंस डिले होते हैं, कभी मटेरियल्स की शॉर्टेज होती है, एटसेट्रा। तो एनालाइज करना चाहिए कि एक्सपेंसेस के बढ़ने का कारण क्या था और उन फैक्ट्स, उन सिनारियोस को देखते हुए कुछ कायदे ला जा सकते हैं, कुछ एसओपीज लिए जा सकते हैं।
फॉर आइदर दैट प्रोजेक्ट, या तो उस प्रोजेक्ट के लिए जिसका पावर होता है रेरा को कि इस प्रोजेक्ट के लिए भी हम कुछ ऑर्डर पास कर सके, सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए। तो डायरेक्शंस जो भी रीजंस है डीले के, वो रीजंस को एनालाइज करना चाहिए और एसओपीज वगैरह या तो उस प्रोजेक्ट पर या फिर हर प्रोजेक्ट पर। तो मोस्ट कॉमन और मोस्ट रिकरिंग रीजंस क्या होते हैं डीले के लिए, प्रोजेक्ट स्टॉल होने के लिए और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आने में, इन रीजंस को एनालाइज करना चाहिए और इन पर कायदे लाने चाहिए। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, रेरा के कई सेक्शंस है, 32, 33, 34, 35 और 83, 84, 85, जहां स्टेट गवर्नमेंट और रेरा अथॉरिटी के पास पावर है फॉर द प्रमोशन ऑफ द रियल एस्टेट सेक्टर, और इस सेक्टर को बचाने के लिए मेजर्स लेने का पावर है। रेरा और स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत पावर है दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में रिप्रेजेंटेशंस डालने के लिए। अगर कंपटीशन कमीशन में शॉर्टेज ऑफ सीमेंट एंड शॉर्टेज ऑफ मटेरियल्स की कंप्लेंट ली जाती है, तो रेरा को इन्वॉल्व हो सकता है वहां पे इंटरवेंशन एप्लीकेशन या कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन की सुविधा होनी चाहिए कि रेरा कह सके कंपटीशन कमीशन को दैट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ मटेरियल्स प्रोजेक्ट इज सफरिंग, तो उसका बेनिफिट प्रमोटर को मिलना चाहिए, सम काइंड ऑफ कॉम्पेंसेशन की 100 अलॉटीज का प्रोजेक्ट है। तो रेरा के पास पावर है दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में इन्वॉल्व होने का। अनदर एग्जांपल इज परमिशंस की प्रॉब्लम। एट द वेरी लीस्ट रेरा रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इस फाइल को एक्सपेडाइट कीजिए, इस फाइल पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करे, डोंट सिट ऑन द फाइल, प्लीज प्रोसेस द फाइल। रेरा कैन मेक एट द वेरी लीस्ट अ रिक्वेस्ट, फिर वो रिक्वेस्ट जो नेचर हो उसे जाके हाई कोर्ट वगैरह में जाके एनफोर्स करा सके अगर जरूरत पड़े तो दैट इज माय नंबर 2 सजेशन। रेरा के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत पावर्स है दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में इन्वॉल्व होने के लिए कि महारेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स को दूसरे डिपार्टमेंट्स में के जो ज्यूरिसडिक्शन में अटक रहे हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इट इज गेटिंग स्टक, रेरा हैज द पावर टू गेट इन्वॉल्व्ड विद द अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। दैट इज माय सजेशन नंबर 2। नंबर 3, परमिशंस जब डिले होते हैं ब्यूरोक्रेट्स को कुछ कॉन्सिक्वेंस नहीं होता है। ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटी को कुछ टाइम से लिंक किया जाना चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स का लिटिल टू नो अकाउंटेबिलिटी इज देयर फॉर डिले इन क्लियरिंग द फाइल। ब्यूरोक्रेट्स के टेबल पर फाइल पड़ी रहती है दिनों और महीनों के लिए, येट वो ऑफिसर को रिस्पॉन्सिबल होल्ड नहीं किया जाता है और इसमें अलॉटी सफर करते हैं और प्रमोटर सफर करते हैं। सो स्पीडी ग्रांटिंग ऑफ परमिशंस, ये आई एम श्योर इंडस्ट्री पीपल कई सालों से कई सालों से कह रहे हैं कि some kind of one window clearance or some speedy disposal for the permissions, that will be in the right step. इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा, it will be a win-win situation. Promoter and allotee both will get the relief. So in that regard, Maharashtra Right to Services Act है, तो उसमें amendment लाया जाना चाहिए कि in the Maharera registered projects, if any government department is not doing the right to service on time, so an penalty clause should be carved out for Maharera registered projects, Maharera registered या Maharera applicable projects. महाराष्ट्र राइट टू सर्विसेज जो एक्ट है, जो राइट टू सर्विसेज एक्ट ये कहता है कि हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को विद इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम 45 डेज 60 डेज उनकी फाइल क्लियर करनी है। तो एक पेनल्टी क्लॉज उसमें लाना चाहिए। अभी अगर कोई पूछने जाए कि सिर्फ रियल एस्टेट के लिए क्या हम ये अमेंडमेंट लाए क्या, अभी रेरा जब पास हुआ था, रेरा सेंट्रल एक्ट है और रेरा ने महाराष्ट्र एक्ट का एक 2012 का महाराष्ट्र हाउसिंग रेगुलेशन एक्ट को रिपील किया। सेंट्रल एक्ट ने सिर्फ महाराष्ट्र के एक स्टेट एक्ट को रिपील किया। सो नथिंग स्टॉप्स अमेंडमेंट ऑफ राइट टू सर्विसेज एक्ट टू अप्लाई टू रियल एस्टेट सेक्टर स्पेसिफिकली। नो वन कैन मेक द आर्ग्यूमेंट, कोई ये नहीं कह सकता कि सिर्फ हाउसिंग के लिए ऐसा क्यों। जरूरत है, लीगल भी बैकिंग है, ये अगर चैलेंज भी होगा आई एम श्योर इट विल बी constitutionally valid. So it is very valid to bring such an amendment and that is the need of the day. अगर ऐसा कोई penalty clause निकाला जाए for the government, then ऐसा mechanism निकालना चाहिए कि या तो allotee, promoter या महारेरा itself, महारेरा suo moto भी action लेना चाहिए, that date on which it is applied for and date on which it is not complied. So that is my suggestion number 3, speedy disposal and some kind of
अमेंडमेंट टू द राइट टू सर्विसेज एक्ट। नंबर 4, जब ये रेरा निकला था, नया नया निकला था, दिस वाज द एक्सपेक्टेशन कि हम अगर रेरा रजिस्टर्ड स्टैंप देखेंगे कि प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है तो तसल्ली मिलेगी कि मैं मेरा पैसा सही जगह डाल रहा हूं और मुझे मेरा घर समय पे मिलेगा। तो ये रेरा रजिस्टर्ड स्टैंप इट शुड वर्क एज एन एश्योरिटी। ये स्टैंप, रेरा रजिस्ट्रेशन स्टैंप देखकर बायर्स सरकार को तो उसमें जो इनकमिंग है, जो तीसरा आदमी, उसे सोतेला व्यवहार ना करे। उसे पहला जो डेवलपर था, जो चीफ प्रमोट डेवलपर था, उसने फंडिंग डाला, वो अटक गया, स्टक हो गया, उसका फंडिंग अटक। लेकिन जो तीसरा आ रहा है, वो बड़े पॉजिटिव थॉट से आ रहा है और बड़ी रिवाइवल वाली सिचुएशन से आ रहा है। तो उनको इंसेंटिव्स हो या उनकी जो सुविधा है, उनको भी रास्ता निकालने वाली बात होनी चाहिए, ना कि उनसे सोतेला या भेदभाव वाला व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि एक स्टेप आगे लेके जा रहा है। थैंक यू वेरी मच मिथिल जी। आगे बढ़ते हुए मैं यही कहूंगा कि हमारे कीनोट स्पीकर ने बड़ी बेबाकी से और महारेरा के साथ में आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं, चुनौतियां किस तरह से होगी, तमाम विषय को समझाया और अपने अपने सुझाव दिए। तो निश्चित ही आगे, ये तो हमारी एक शुरुआत है, बिगनिंग है। यहाँ से हम आगे इसी महारेरा के विषय पर आगे भी हम वेबिनार्स वगैरह और आवाज उठाने वाले हैं, एक आंदोलन के रूप में लेके जाने वाले हैं। दोस्तों, ये तो एक शुरुआत है। इसमें हमारे जो श्री देशपांडे साहब, मुंबई ग्राहक पंचायत के एडवोकेट हैं और बड़े अच्छे वक्ता है और कंज्यूमर की बड़ी अच्छी से आवाज उठाते हैं, वो भी शामिल होंगे। आप लोगों की टीम तो रहेगी। जी अनिल जी। अच्छा, मुझे एक बात वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना था, एंड इट्स अ रिक्वेस्ट, लिटरली अ रिक्वेस्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी टू लुक इनटू दिस। जून 2018 में एक ऑर्डर आया था फ्रॉम द बॉम्बे हाई कोर्ट दैट रेरा शुड आल्सो लुक इनटू द अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स। अभी रेरा का जुरिस्डिक्शन इज ऑन द प्रोजेक्ट्स व्हिच आर रजिस्टर्ड, मतलब जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर किया ही नहीं, तो रेरा उनके ऊपर ना कोई रेगुलेटरी स्टेप्स ले सकता है, ना कोई एडजुडिकेशन स्टेप्स ले सकता है। So I think as the institution which is growing, अभी रेरा को entire, अभी आपका जो ये सेमिनार है is on stalled projects, मतलब there would be so many projects in this basket which are not registered with RERA at all. So it is very important for all of us to understand, all of us have this burning issue कि ये स्टॉल प्रोजेक्ट्स को एक तो रेरा के एम्बिट के अंदर लाना है, एंड देन आफ्टर लाइक द वे मिथिल सजेस्टेड कि देयर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ये सब इनके ऊपर लागू होना चाहिए। सो आवर फोकस शुड बी टू लुक एट दिस एंटायर गैमेट ऑफ प्रोजेक्ट्स व्हिच आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर रेरा, एंड महारेरा आल्सो शुड टेक सो मोटो स्टेप्स to bring these projects under the ambit of Maharera, so that Maharera can look at it from the regulatory point and also the adjudication point. यस, थैंक यू वेरी मच अनिल जी। मैं चाहूंगा सुलेमान भिमानी साहब भी इस पर कुछ कहें कि आगे हमारी ये बिगनिंग है, शुरुआत है, और भी इस तरह के स्टेप उठाने पड़े कंज्यूमर के लिए, उपभोक्ता के लिए, तो हम तैयार हैं। महासेवा की टीम और मेरी MNS की पूरी टीम, मीडिया न्यूज सर्विस की दोस्तों, तो आप सब लोगों के साथ में मिलकर सीरीज देश, वो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक 10-15 दिन के बाद फिर से नया ज्वलंत जो सब्जेक्ट है महारेरा का, वो लेकर आएंगे आप लोगों के बीच में और आगे इस पे बढ़ते रहेंगे। मैं चाहूंगा सुलेमान भिमानी साहब, आप भी एक अपना कंक्लूडिंग नोट। जी आ रही है आपकी? अभी आवाज आ रही है मेरी? ओके, आवाज आ रही है सर आपकी, प्लीज। महारेरा है ना, वो होम बायर्स को खुश कर देता है ऑर्डर दे देके। मेरे पास इतने ऑर्डर पड़े हुए हैं 2017 से लेके 21 तक, उसमें खाली 2 ही ऑर्डर इंप्लीमेंट हुए हैं। बिल्डर रेरा के ऑर्डर को सीरियसली लेता ही नहीं है। उसके बाद बहुत से ऑप्शन है, अपील में जाता है, पैसा नहीं भरता है, वहां टाइम पास करता है, फिर बाद में यहाँ पे आता है, रिव्यू करता है ऑर्डर में, फिर यहाँ पे टाइम पास होता है। तो रेरा का जो एसेंस जो था कि विद इन 60 days इट विल बी डिस्पोज ऑफ, वेदर इन रेरा और वेदर इन एपेलेट ट्रिब्यूनल। आप देख लिए जो शुरुआत में जो ऑर्डर्स हुए थे, और जब
आई वुड से कपटनी साहब जो थे वो रिटायर हो गए। उसके बाद आप देखो दिस इज गॉन हेवायर। और जब तक जुडिशियल बैकग्राउंड से अगर यहाँ पे मेंबर्स नहीं आएंगे तब तक ये रेरा में कुछ नहीं होने वाला है। इट इज ओनली गिविंग एन ऑर्डर, आप वो ऑर्डर लेके खुश हो जाओ, बाकी वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो जिस तरह से कंज्यूमर फोरम में, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम या स्टेट कंज्यूमर कोर्ट के अंदर या एनसीडीआरसी में द प्रिसाइडिंग ऑफिसर आर ऑल फ्रॉम जुडिशियल बैकग्राउंड, so they use their judicial mind while passing the order। यहाँ पे क्लियर कट है कि देर इज अ डिफॉल्ट बाय द बिल्डर, लेकिन फिर भी होम बायर की कोई सुनवाई नहीं होती। अगर ऑर्डर भी दे दिया, अभी मेरे पास एक ऑर्डर ऐसा पड़ा हुआ है, रोजनामा में लिखा हुआ है कि इफ द बिल्डर डज नॉट रजिस्टर द एग्रीमेंट ही विल पेनलाइज ₹1,00,000 पर डे। आज 3 साल हो गया वो 3 ऑर्डर का, ना महारेरा ने उसके ऊपर पेनल्टी लगाई है ना उसके ऊपर कोई काम हुआ है। फिर हम लोग रिव्यू में फिर वापस गए उसके पास कि नहीं हुआ, तो फिर वो ऑर्डर पास किया कि इसका एग्रीमेंट रजिस्टर करो। बिल्डर इज नॉट टेकिंग एनी इंटरेस्ट इन रजिस्टरिंग द एग्रीमेंट, सो रेरा इज नॉट टेकन सीरियसली बाय द बिल्डर। इट इज ओनली गिविंग शॉर्ट हैप्पीनेस टू द होम बायर्स बाय गेटिंग द ऑर्डर, बट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर इज वेरी बैड। ये साल के अंदर सिर्फ मैंने एक ही रेरा में कंप्लेंट की है, बाकी सब कंज्यूमर को मैंने समझाया कि अभी 2-3 साल तो रेरा लेती है, तो 2-3 साल भी गिव इट टू द कंज्यूमर कोर्ट, व्हाई वी शुड गो टू द रेरा। और रेरा से फीस भी कम हो जाती है। रेरा 5,000 रुपया लेता है, कंज्यूमर कोर्ट में 2-3-4,000 या मैक्सिमम 5,000 के अंदर फीस भर के उसका कंप्लेंट रजिस्टर हो जाता है। बट कंज्यूमर ऑर्डर्स आर टेकन सीरियसली बाय द बिल्डर। और ये नहीं है कि यू कैन ओनली हैव द रिवाइवल सिस्टम बाय रेरा ओनली, देयर इज वन मोर प्रोविजन, आईबीसी। Another remedy available to the home buyer is to seek remedy under the reverse insolvency process provided under the IBC. Initially, the home buyers were not covered under the provision of IBC, but later their status was recognized under the code as financial creditors. Therefore, in a situation where a project is stalled, then either 100 buyers of the project or 10% of the total allottees of a project can approach NCLT under the Section 7 of IBC. Once the petition is admitted, the corporate insolvency resolution process start, that is called as CIRP, would be initiated against the developer, in which the management of the company, including the directors, are replaced by a well-qualified and efficient person, that is resolution professional, who will then look into the day-to-day affairs of the company. The IBC does not take the concept of reverse insolvency, but same has been developed by the National Company Law Appellate Tribunal, NCLAT, specifically for the developer builder companies under the reverse insolvency route. The opportunity to complete the project is given to the developer company by infusing funds, and thus it acts as a win-win situation for the buyers and the developer, as buyers get the delivery of the property in time-bound manner, gets save his interest in the company. So if you ask me what is better, RERA or IBC, I would say IBC. If you ask me what is better, RERA or consumer, I will say consumer is better, because RERA is also taking equal time of 2 to 3 years to pass the order, and that orders are not implemented, whereas the consumer court orders are implemented. So I want RERA to come to that essence when it was formed, that the delivery will be given in 60 days, the complaint will be disposed of in 60 days, and strict action will be taken against the developer, which is not happening. The developers, builders are not taking RERA orders seriously. That is, they have to come out with some solution where the builders take the RERA orders seriously. That is my appeal. थैंक यू। बिल्कुल, अमल कानून तो है, लेकिन उसको अमल में कैसे लाया जाए, कैसे प्रेशराइज किया जाए कंज्यूमर की साइड से, ताकि वो अमल में हो और जो बिल्डर है उन पे अंकुश लगे। इस तरह की जो आपने बात कही है कि उन पे अंकुश लगना भी जरूरी, कि जो मेजोर और बिल्डर हैं वो कानून मानते नहीं हैं और ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होते। इस विषय पर भी हम आगे बढ़ेंगे निश्चित ही आपके इस सुझाव के। अनिल जी से या फिर मिथिल जी, जो भी, मेरा चैट बॉक्स में सवाल नहीं दिख रहा है, लेकिन यूट्यूब पे एक सवाल है, मैं वो सवाल आपसे पूछता हूँ। एडवोकेट कविता गुप्ता हैं, उनका सवाल है, इफ द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड अंडर जिला परिषद, कैन वी बाय इट
जी अनिल जी। Buying or selling of a property need not necessarily mean about registration or non-registration. Buying is purely your prerogative. आप definitely आगे जा सकते हो and you can go ahead, do your due diligence about the project. उसका project का सब आप study कीजिए. आपको क्या लगता है about the project? ये सब आप steps आप खुद अपना आपने सही फरमाया, लोगों में अवेयरनेस आज भी नहीं है। पिछले 5 साल के बाद आज भी जो रेरा के जो बेसिक स्टेप्स हैं, वो आज भी कंज्यूमर को वो 1 करोड़ का फ्लैट घर दिखता है, उसमें जो ड्राफ्टिंग है उसका कहाँ है, क्या चीज है, क्या उसने वर्बली वादे किए हैं, क्या उसमें एग्रीमेंट में नहीं है, वो सब अच्छे से अच्छे ज्यादा ज्यादा लोग उसको इग्नोर करते हैं, अपने एडवोकेट को, अपने लीगल एडवाइजर को उसको पढ़ाते नहीं है, और बाद में जब वो स्टक हो जाते हैं, जब फंस जाते हैं, तो फिर रेमेडी correct. अनिल जी, सुलेमान Correct. भाई और प्रभु सर, अब ये तो पहले पहले आप एडवाइस ले लें कि भाई ये प्रोजेक्ट ऐसा है, यहाँ पे ऐसी लैंड है, सर्च रिपोर्ट निकाल लें, आप बच सकते हैं ये सब। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा मिथिल विनोद संपत साहब, आप चैट बॉक्स में देखें, जो सवाल है 2-3 चैट बॉक्स में सवाल आए, तो वो सवाल ले लें। अनिल जी आपको दिख रहे तो आप ले लीजिए, आप दोनों में। मिथिल जी कैन टेक दोज क्वेश्चंस। मुझे एक बात सिर्फ हाईलाइट करना था जो सुलेमान जी ने भी काफी एम्फसाइज किया है। कोई भी इंस्टीट्यूशन जब स्टार्ट होता है तो एकदम धमाके से चालू होता है। सो जब रेरा स्टार्ट हुआ था तभी 4 बेंचेस थे। देयर वर 4 बेंचेस गिविंग ऑर्डर्स और दैट मींस एवरीथिंग वाज मैनेज्ड। लेकिन अभी रेरा का स्ट्रेंथ हैज कम डाउन टू 2। तो कोई इंस्टीट्यूशन जब आगे बढ़ना चाहता है या बढ़ेगा तो उसमें आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ना चाहिए ना। यू कैन नॉट। थैंक यू Is वेरी मच। the बिल्कुल yeah, there is a question raised here in the chat by Lakshman, right? Is society a co-promoter? Yes. Definitely, society is a co-promoter. They cannot escape. Otherwise, what happens if there is a wrong precedent? What will happen? Developer will develop joined with the society. He will take money from the buyers, do little construction, and then run away. And the society appoints a new builder. Then what happens to the previous bidder who has sold? The society has to be a co-promoter. They cannot escape from their liability. इसमें महारेरा का एक सर्कुलर भी आया है। there is a circular on Maharera also on this that the society is the co-promoter and hence By Anil Patil, project is stalled since 2011. After formation of RERA, developer has not registered the project with the RERA. All flats are sold. How to revive this stalled project? So you should immediately move to the RERA, make an application, make a complaint that this is an ongoing project and it has to be registered. So the RERA will immediately take action to register that project. There is provision in the RERA where you are a home buyer and the project is not registered, you have the right to make a complaint and make the builder register that project. So you have that right. So you should exercise that right. I think all questions are over. यस सर। थैंक यू वेरी मच सुलेमान भेमानी साहब, आपका सवाल हो चुके तो हम आगे बढ़े। नहीं, मुझे सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन शेयर करना था। सुलेमान जी कैन guide me on this. Suleiman ji, we have also gone to Maharera with a lot of complaints on unregistered projects. तो महारेरा हमको ही बोलता है कि ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, वो डॉक्यूमेंट लेके आओ, and the onus is on, instead of Maharera taking a suo moto action on unregistered projects, Maharera is telling the flat purchaser itself, commencement certificate दिखाओ, commencement. That's why I prefer to go to the consumer forum or NCLT or go to the IBC. RERA is just giving you a temporary happiness. It's just, you get happy, you get the order and the order is not implemented. If we file an RTI that how many orders issued by the RERA has been implemented or has been compliant, I don't think so there will be more than 10%.
That is the fact of the RERA. And initially, I have taken many orders. It has been published in all the leading newspaper, right? When there was no date of possession, then I was the one. And Sri Kapitis was there. He understood and he said, and then there was an order by NCDRC, and that was upheld by the Supreme Court also. If there is no possession date mentioned, and if you have taken more than 20% of the amount, then the 3 years is a reasonable time to complete the project. So we got order, but till after getting the order, we went to the after the non-compliance, but nothing has happened. So only it's a marriage, जो हमें क्या बोलता है अभी डेजर्ट में बस. और वहां पे जाने के बाद में वहां पे हम देखते हैं कि वहां पानी होगा, लेकिन वहां पानी नहीं होता है, वहां पे वही रेगिस्तान की मट्टी रहती है. तो RERA has to keep up the expectation of what it is formed. I have written to Hardeep Singh Suri also many times. When he had come here in Mumbai, I had met him personally and I shared all my difficulties about the RERA. The act is very good. It is for the consumer friendly. It was supposed to be giving quick justice. Very small amount of 5,000 rupees as a court fees. But it was supposed to be affordable and giving quick justice, but it is not happening. So they have to keep up the expectation of the RERA, what is expected from the RERA by the home buyers. Otherwise, it is just a mirage. That's it. I think just like SEBI and RBI is so feared and respected, MahaRERA also will have to now, since it's 4 years since its inception, it has to make a very strong and significant presence felt in the realty sector and has to be looked up, from both aspects, the regulatory aspect and the adjudication aspect. I think both are getting merged somewhere. So I think the division has to be also looked into very strongly. Mithilji is trying to say something. If I may just add one or two things, सुनील शर्मा, हम 2 मिनट के लिए क्या मैं एक कंज्यूमर कोर्ट पे चर्चा कर सकता हूँ? अपने पास समय हो तो? हाँ, 2 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, प्लीज वेल. इतना एम्फसाइज किया है कंज्यूमर कोर्ट को. आई हैव टू अग्री विथ हिम. 2 minutes लेट मी जस्ट शेयर विद यू कि कंज्यूमर कोर्ट्स के दूसरे भी क्या एडवांटेजेस होते हैं. कंज्यूमर कोर्ट में ज्यादा ऑफेंसेस है, ज्यादा टाइप के, ज्यादा किस्म के ऑफेंसेस होते हैं. डेफिशिएंसी इन सर्विस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, सो इंक्लूडिंग थिंग्स लाइक 2 साल पहले ये स्टैंप ड्यूटी था अग्रीमेंट रजिस्टर करने का, बिल्डर ने टाइम पे रजिस्टर नहीं किया. जो इंक्रीज इन स्टैंप ड्यूटी है, ये ऑर्डर्स हम कंज्यूमर कोर्ट से ला सकते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट एस्केलेशन के ऑर्डर्स हम लोग ला सकते हैं. जो दूसरे प्रोविजंस है अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट करके, एक अलॉटी का आपको अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा रेरा में नहीं है. वो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट रेरा में सिर्फ अग्रीमेंट का बात करता है, बट कंज्यूमर में अलॉटमेंट लेटर, कन्वेंस डीड, कोई भी लेटर भी उन्होंने भेजा, टर्मिनेशन लेटर, कोई भी नॉर्मल लेटर में आपका कुछ राइट्स अगर चेंज किया, वो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट होगा. और वो एक अलॉटी को अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर मिलेगा, वो पूरा प्रोजेक्ट को बेनिफिट मिलता है. एक बंदा जो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट लाता है, बाकी सब लोग उस ऑर्डर के बेसिस पर चैलेंज कर सकते. तो कोई पेमेंट करने का था, वो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो सब लोग को रिफंड मिलेगा. पोजेशन डेट एक्सटेंड किया, ये एक अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है, तो सबको बेनिफिट मिलेगा. अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट चेन रिएक्शन सेट ऑफ कर देगा. अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट से ट्रांसपेरेंसी आएगी. अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट में वो विदाउट कंसेंट कोई इनकमिंग डेवलपर को अगर लाता है, सो दैट इज ऑल्सो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं बोला है. कंज्यूमर कोर्ट में डिजिटल साइबर फॉरेंसिक्स भी हो सकता है कि वेबसाइट चेंज की, एडवर्टीजमेंट में क्या दिया था, कैसा दिया था. ऑनलाइन भी कार्रवाई हो सकती है, ऑनलाइन चीजों की भी कार्रवाई हो सकती है, ऑफलाइन चीजों की भी कार्रवाई हो सकती है. कंज्यूमर कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफिस जो अधिनियम है वो एकदम पावरफुल और बहुत पुराना है, और रेरा अभी बना है. तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रेरा 2016-15 में श्री देशपांडे साहब, अभय उपाध्याय कोलकाता के, पूरी ऑल इंडिया की टीम आप थी. तो मुझे पता है कि मैं भी जुड़ा हुआ था उस वक्त, कुछ समय के लिए. और वेंकैया नायडू साहब, तो काफी सारे उन्होंने फेरबदल किए हैं. रेरा के जो अलग अलग स्टेट के जो भी स्टेक होल्डर की तरफ आवाज उठाने, उन लोगों की राय मशवरा लेने के बाद ही वो सब चीजें ऐड किए. लेकिन ये लोग थे, तो वो जो उपभोक्ता कंज्यूमर का, जो फ्लैट ऑनर्स का, अलाटी का, वो संरक्षण आज बरकरार है, अमल में देखा जा सकता है. क्योंकि ये हम सब आवाज उठाने वाले हैं, तो ही पर उपभोक्ता की बची रहेगी. दोस्तों आपने देखा होगा कि रमेश प्रभु साहब, हाउसिंग गुरु, उनकी टीम ने, उन्होंने एक स्टॉल प्रोजेक्ट उलझा हुआ गीतांजलि तत्व बोरीवली ईस्ट में प्रोजेक्ट है, जो मेहुल चोकसी साहब का प्रोजेक्ट था.
कि अभी वो तो है नहीं, वहां पे है, बाहर है, तो उनके विदेश जाने के बाद, पलायन के बाद वो ईडी ने अटैच किए प्लेट। सो अलाटी 100 जो करोड़ों रुपए दे चुके, लाखों रुपए दे चुके ऐसे अलाटी को सेक्शन 7 के तहत उन्होंने न्याय दिलवाया। ईडी ने आपत्ति जताई कि हम थे मेहुल भाई के, और जो बाटा सिस्टम में कॉन्ट्रैक्टर था वो भी रेडी हुआ काम करने को। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट है कम से कम सुविधाजनक महारेरा रास्ता दे, और आगे भी जो भी प्रोजेक्ट आते हैं, जो भी कंप्लेंट्स आती है महारेरा में, वो फेवर करते हुए आगे बढ़ाएं, ताकि उन उपभोक्ता को, जैसे आपने बताया उपभोक्ता संरक्षण तो बहुत ताकतवर है कंज्यूमर एक्ट, लेकिन रेरा भी मजबूत बनाना है, हाँ रेरा को भी मजबूत बनाना है। तो इसके लिए जो भी प्रयास होंगे हम करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटर्स है, तो इसके लिए कहाँ अपने को दिक्कत आती है, क्या क्या होना है, क्या क्या करना है, कर सकते हैं। मैं आखिरी में हमारा एक अनिल जी, सुलेमान भाई और मिथिल जी, हम पार्टिसिपेट में से एक पार्टिसिपेट को बुलाते हैं और पूछते हैं आज का वेबिनार कैसा लगा। तो मैं गोरख बोबड़े हैं, डॉक्टर गोरख बोबड़े साहब, प्लीज वेलकम, अबाउट योर ओपिनियन टुडेज वेबिनार। प्लीज अनम्यूट डॉक्टर गोरख बोबड़े। गोरख जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ बोलिए पुलिस शर्मा जी। गोरख जी, यस, कैसा लगा आज आपको ये वेबिनार, और आप जुड़े फुल टाइम, क्या अवेयर हुआ आपको? नहीं, it's an excellent webinar. I am very happy that I was able to hear Advocate Vimani ji. It was fantastically put by him, and then Advocate Anil D'Souza is there. Then Advocate Sampath is there. These are, I think, quite young chap. I think it's a good future for at least law. And I was happy. It was issue. Whenever institution, I feel any institution, if it's able to do justice to a victim, it's very important. Any institution in the world. And if Maharera is not Thank you able very much. Yeah, Yes, even yes. if the orders are coming, and if he's not able to do justice as put up by Advocate Suleiman, it's a very true thing. I feel it should be headed by judicial people, ex-judicial people, where builders, the developers are afraid of them, that they might pass certain orders which can cause them issues in future. And I feel Mahaseva should write a letter to the central government and say that there had to be some amendment in Maharera or some changes where the flat owners get the benefit in future. And I think today's seminar, we can take good points from all of them. We can add these points and use in future. And of course, it was a very enlightening webinar for me also. And I'm very thankful to all the panel. And I'm very happy, an excellent panel we have today. Thank you very much, डॉक्टर गोरख बोबड़े जी। दोस्तों, ये तो हमारे जो गोरख जी का कहना है कि बहुत शानदार और हमारे यूट्यूब पैनल है, और ये हमारी बिगनिंग है, आगे भी हम जुड़े रहेंगे। यस, और अनिल जी, आपका खूब खूब शुक्रिया, धन्यवाद। आज Thank you संडे very की much. इवनिंग आपने बना दी, Thank you. इवनिंग बना दी। Thank you. सैकड़ों लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं आपको, Thank you so much. पार्टिसिपेट जुड़े हैं। सुलेमान भिमानी साहब, आपका भी शुक्रिया। मिथिल, आपका भी शुक्रिया। और ओवरऑल आज का जो वेबिनार था बेबाकी से, उसके बारे में यही कहूंगा मैं दोस्तों, ये तो शुरुआत है, आगे हम आईना है, आईना ही रहेंगे। सब लोग आईना है, अनिल साहब हैं, भिमानी साहब हैं, मिथिल साहब हैं, प्रभु सर हैं, हम आईना है, आईना ही रहेंगे। फिक्र वो करे जिनकी शक्ल में कुछ हो और दिल में कुछ हो, फिक्र वो करे जिनकी शक्ल में कुछ और दिल में कुछ हो। तो बाकी से जो आपने बयां किया है उसके लिए दिल से शुक्रिया, महासेवा की तरफ से, MNS मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच, आप सभी Thank का you. शुक्रिया, धन्यवाद। Thank you, Sunil ji, for organizing Thank it so you. well. Thank you so much. Thank you for all the participants who have put in so much of enthusiasm. And I think this only can go more and more ahead, stronger and stronger. All of us united, we have to take it ahead. We have to help Maharera also, and help consumer courts also, and we have to help each other also. Thank you so much. थैंक यू सुलेमान भाई, मिथिल जी, थैंक यू वेरी मच। यस सर। Yes, thank you very much for giving this opportunity where I was able to put my thoughts
and the thoughts बिल्कुल buttering RERA or anything, but I just put the facts which my clients are facing. yes, So I think बिल्कुल। RERA should come stronger like consumer court. ये सिलसिला है सर, ये शुरुआत है आज की। हम रेगुलर इसको करते रहेंगे सरकार तक, जब तक वहां तक आवाज उनके कानों में नहीं सुनाएगी, जब तक हम इम्प्लीमेंट के लिए, कंज्यूमर के लिए लड़ते रहेंगे। नितिन